हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो हमारा वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 8 है। हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे थे केमिस्ट्री में, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। जो लास्ट क्लास हम लोगों की हुई थी वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग मैटर की स्टेट को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आई थी कि वहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोगों को गैसेस को लिक्विफाई करना है तो वहाँ पे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करके और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ हमारे पास हो गई थी। ड्राई आइस वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे था, आपको समझाया था, उसके एप्लीकेशन भी समझा दिए थे। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिलेबस में थे, मैंने आपको वो कवर करवा दिए थे। आज इस क्लास नंबर 8 में हम लोग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पढ़ेंगे। एक तो हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट वाला, तो लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा एवापोरेशन वाला एक और टॉपिक है हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट, तो एवापोरेशन वाले टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से वर्क करता है। एवापोरेशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी में है थियोरेटिकल, तो वो क्वेश्चंस मैं इससे नेक्स्ट वाली क्लास में कवर कराऊंगा। तो आज हम शुरू करेंगे लेटेंट हीट वाली कहानी से, ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है लेटेंट हीट। देखो, लेटेंट हीट को ना हम लोग हिडन हीट के नाम से भी जानते हैं। अब हिडन मतलब तो छुपा हुआ होता है, तो ये छुपी हुई हीट कहलाती है। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि देखो, आपने किसी पर्टिकुलर सपोज आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आइस फिल करी। आइस कितने टेम्परेचर पे थी? 0 डिग्री सेल्सियस पे थी। वहाँ पे आपने एक थर्मोमीटर लगा दिया और उस बीकर को गर्म करना शुरू कर दिया। आपने ये देखा कि सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई और टेम्परेचर अभी भी सेम रहा। यानी कि अगर हमारे उस थर्मोमीटर पे पहले 0 डिग्री सेल्सियस दिखाया करता था, तो अब भी कितना दिखाएगा? 0 दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि ये वाली हीट को हमारा थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाया, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिडन हीट बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो सॉलिड स्टेट से किसी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में चेंज किया गया है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो ऐसी हीट को ही लेटेंट हीट बोलते हैं। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग। यहाँ तो आप मेल्ट कर रहे हो, इस केस में आप बॉयल कर रहे हो। कहीं पर भी देख लो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, ठीक है। तो ऐसी हीट हमारी क्या कहलाती है? हिडन हीट कहलाती है। तो क्लियर लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में कि लेटेंट हीट नेवर राइजेज द टेम्परेचर बट इट ओनली चेंजेस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो लेटेंट हीट की वजह से कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? फिजिकल स्टेट चेंज होगी। लाइक आपने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, अगर आपको इसको हीट दे रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस की। तो अच्छा, इसमें एक बात की डाउट ये आता है कि सर हम हीट भी सप्लाई कर रहे हैं तब भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, तो ऐसा वो हीट जा कहाँ पे रही है फिर? देखो यहाँ से समझो, आइस को आपने हीट सप्लाई करी, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, ये तो बात फिक्स है। तो इसका मतलब जो आपने हीट सप्लाई करी वो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, उसको ओवरकम करने में चली जाती है। यानी पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा, उस फोर्स को वीक करना पड़ेगा, तभी तो जाके सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इस वजह से सारी की सारी फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को, जितनी भी हीट देते हो सारी की सारी हीट इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को वीक करने में यूज हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है वाटर वाले केस में, कि जब वाटर से वेपर बनाया तो वाटर की वेपर तो तब बनेगी ना जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दूर दूर पार्टिकल होंगे तभी तो स्टेट गैस स्टेट में आएगी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है उसको वीक करने में यूज़ हो जाती है, उसको तोड़ने में यूज़ हो जाती है, ताकि पार्टिकल दूर दूर चले जाएं। बात समझ में आ गई कि हीट कहाँ पे जाती है वो? चलो अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूले के टर्म्स में होता है Q इज इक्वल टू एम इन टू एल, जहाँ पे m क्या है? उस सब्सटेंस का मास हो गया, L क्या है? लेटेंट हीट हो गई। अगर मास को लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल हीट Q बन जाती है मेरे पास। तो यहाँ से अगर L का फॉर्मूला मैं निकालूँ तो L का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा? Q बाय एम बनेगा, है ना। अच्छा, अगर मैं मास को यहाँ पे 1 किलोग्राम कर दूँ, इस केस में m को मैंने कितना कर दिया? 1 किलोग्राम कर दिया, तो मेरा L किसके इक्वल हो जाएगा? Q के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इससे मेरे को ये समझ में आया कि अगर 1 किलोग्राम मेरे पास कोई सब्सटेंस है, सपोज 1 किलोग्राम आइस है मेरे पास, उसको मैं अगर आइस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दूं तो जितनी हीट मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी वो हीट क्या कहलाएगी? उस पर्टिकुलर केस में लेटेंट हीट कहलाती है। एक बात ध्यान रखो, हम लोग जब मेल्ट करते हैं किसी चीज़ को तो यहाँ पे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और जब किसी चीज़ को हम लोग बॉयल करते हैं, मतलब हम लोग लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई होती है लेटेंट हीट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये टाइप्स आगे आएंगे, आपको पढ़ाऊंगा।
अब बात आती है एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट मैंने कैसे निकाली, लेटेंट हीट की एसआई यूनिट निकालनी है। लेटेंट हीट है टोटल हीट अपॉन मास। तो टोटल हीट, हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है, तो हीट और एनर्जी एक ही चीज़ मान सकते हैं। तो हीट और एनर्जी यानी एनर्जी की जो एसआई यूनिट होगी वो यहाँ लिख दोगे, तो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, तो मैंने जूल का जे यहाँ पे लिख दिया। अपॉन स्लैश बना के क्या है एम, मास, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होती है। हो सकता है कि बुक्स में ऐसा भी लिखा मिल जाए कहीं पे, जूल किलोग्राम की पावर -1। तो सोचो ना ज़रा, किलोग्राम को जब ऊपर लेके जाओगे तो -1 पावर हो जाएगी ना, तो ये भी ठीक है। बट अगर कहीं पे ऑप्शन में ऐसा लिखा मिले कि जूल डैश किलोग्राम, तो ये गलत है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि भाई या तो यहाँ पे बीच में स्लैश लगाओ, नहीं तो किलोग्राम के ऊपर -1 लिखिए पावर, अदरवाइज गलत हो जाएगा। कुछ जगह पे यूनिट ये भी होती है कैलोरी पर ग्राम, कुछ जगह पे ये भी होती है किलो कैलोरी पर किलोग्राम। बट ये दोनों यूनिट ठीक हैं बिल्कुल, जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये दोनों एसआई यूनिट नहीं है। दीज आर नॉट एसआई यूनिट्स। ध्यान रखना, एसआई यूनिट एक ही होती है सिंगल, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर दो भी हैं तो स्टैंडर्ड टर्म्स में होती हैं। कैलोरी आ गया ना यहाँ पे, तो कैलोरी एसआई यूनिट में काउंट नहीं होता। ये बहुत सारे अदर फूड सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी यूज़ की जाने वाली यूनिट्स हैं। बट एसआई यूनिट कौन सी है, जूल पर किलोग्राम, लेटेंट हीट की यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं। तो लेटेंट हीट मैंने आपको कहा था, मेल्टिंग के टाइम पे बात करूंगा तो बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और बॉइलिंग के टाइम पे बात करूंगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब फ्यूजन वाली लेटेंट हीट मैंने कैसे समझाई, ज़रा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पे। सबसे पहले मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, मैंने इसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो देखा इतनी अमाउंट की हीट सप्लाई करनी पड़ती है। कितनी है ये, 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अगर इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 335 और 3 जीरो लग जाएंगे। 5 क्यों नहीं लगे, 5 में से 2 जीरो तो पॉइंट हटाने में ख़त्म हो गए और बाकी 3 इसके आगे लगा दिए। तो इतनी जूल हीट यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ी 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो फॉर्मूला देखो क्या है, Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, एल के नीचे F लिख दिया, F स्टैंड्स फॉर फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू टोटल हीट अपॉन मास। तो अगर m को 1 kg कर दिया तो LF Q के इक्वल हो गया ना, तो LF Q के इक्वल हो गया। अब इससे डेफिनेशन बन जाएगी आराम से, किस तरह की, कि अगर 1 किलोग्राम मेरे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसको मुझे लिक्विड सब्सटेंस में चेंज करना है बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए, तो जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसी को क्या बोलते हो, लेटेंट हीट बोलते हो ना। तो Q ही किसके इक्वल हो गई, Q ही LF के इक्वल हो गई है यहाँ पे। कब, जब मास 1 किलोग्राम था। तो ऐसे डेफिनेशन बनेगी, देखो ऊपर, the amount of heat required to convert 1 kilogram mass of the substance from solid state to the liquid state। 1 किलोग्राम सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और किस बात का ख्याल रखना है कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ स्टेट चेंज करनी है। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके गए हो, कितने सब्सटेंस को, 1 किलोग्राम सब्सटेंस को, तो जितनी हीट देनी पड़ी वो हीट क्या कहलाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस के केस में ये हीट कितनी होती है, आप याद कर लेना अच्छे से, 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, है ना। कहीं यहाँ काम आई तो यही काम आएगी, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन वाली हीट कौन सी होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, वाटर को कन्वर्ट करना है वेपर के अंदर। तो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में कन्वर्ट करना है, यानी सॉलिड लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट बनानी है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा दूर दूर करना पड़ेगा भाई, तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। इसलिए देखो हीट की वैल्यू कितनी ज़्यादा आई है यहाँ पे। पिछले वाले केस में कितनी थी, 3.35 इंटू 10⁵ वैल्यू थी। 10⁵ तो दोनों में सेम है, बट जो ये दूसरे वाली वैल्यू है यहाँ पे 3.35 है और यहाँ पे कितनी है 22.4 है। अप्रॉक्सीमेट लगभग 7 टाइम्स ज़्यादा आ रही है, 7 गुना ज़्यादा बड़ी वैल्यू है यहाँ पे हीट की। तो उसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से बहुत ज़्यादा होती है। ये तो बात हुई। तो ऐसा क्यों है, ये क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई लिक्विड वाले केस में अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा दूर दूर करना पड़ेगा, तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब जितनी ज़्यादा दूर पार्टिकल्स को भेजना पड़ेगा उतनी ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि आइस के केस में ऐसा नहीं है। आइस के केस में पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा दूर कर दीजिए, आपका आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि वो लिक्विड को यानी वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए डेफिनेशन कैसे लिखी हुई है इसको पढ़ लेते हैं।
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। देखो कहाँ से कहाँ पे कन्वर्ट किया है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो ऐसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। वहाँ पे LF लिखा था, यहाँ पे क्या लिख दिया, LV लिख दिया। V स्टैंड फॉर वेपराइजेशन। तो अगर यहाँ पे मास को 1 kg कर दूँ तो LV क्यू के इक्वल हो गया। दैट मीन्स 1 किलोग्राम सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। प्रोवाइडेड दैट वन थिंग शुड बी टेक केयर ऑफ बाय सेल्फ कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है ना। चलो देखो मैंने नोट बना के लिखा हुआ भी है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मच ग्रेटर होती है। तो वेपराइजेशन वाली हीट हमेशा ज़्यादा आएगी इस फ्यूजन वाली हीट के कंपैरिजन में। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए भाई, अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक के ऊपर हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन। अब 273 केल्विन ऐसे समझ में ना आए तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस। आप कन्वर्ट करके देखना, इसको 0 डिग्री सेल्सियस आएगा ये। तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास बर्फ़ है। वो बोल रहे हैं कि वो मोर इफेक्टिव होती है कूलिंग में वाटर के कंपैरिजन में सेम टेम्परेचर पे। यानी अगर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे ही तो मेरे पास क्या है, आइस है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेरे पास दूसरे बीकर में क्या है, वाटर है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट ज़्यादा अच्छी कूलिंग जो होगी वो अभी भी आइस से होगी। ऐसा क्यों है? अब मुझे सिंपल सी बात पहले ये बताओ कि कोई भी चीज़ ज़्यादा कूलिंग अगर करती है तो उसका मतलब उस चीज़ ने वहाँ से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली है। भाई मान ले तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ले तो तुम्हारा हाथ ठंडा हो जाएगा ना। तो इसी तरह से आइस और वाटर में से जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वो ज़्यादा कूलिंग कर देगा। तो भैया ये आइस में कैपेबिलिटी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आइस जब हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी ना, यानी यहाँ पे स्टेट चेंज होने के चांस है आराम से। जबकि वाटर है, वाटर हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, आइस भी कर सकती है, बट ज़्यादा हीट कौन करेगा, आइस कर सकती है। क्यों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से, जो कितनी होती है, याद करो कि अगर 1 किलोग्राम बर्फ पिघलेगी ना तब जाके भी ये 3.35 इंटू 10⁵ जूल हीट एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। तो ज़्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, आइस। तो आइस ज़्यादा कूलिंग परफॉर्म करेगी, सिंपल सी बात है। तो यही लिखा हुआ है आंसर। एट 273 केल्विन मोर अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आइस देन द वाटर। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। किस वजह से है? ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अपनी फ्यूजन वाली हीट की वजह से। क्योंकि अगर मेरे पास 1 किलो बर्फ है तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी जब इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इतनी सारी हीट एब्जॉर्ब करके जाके वो वाटर बनेगी, और उसके बाद भी वो हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। जबकि वाटर के पास ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। वाटर को क्या बनाओगे? वाटर तो पहले बेचारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तब जाके भी उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस हो पाएगा। तो यहाँ पे तो कोई फ्यूजन का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब आइस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए आइस ज़्यादा कूलिंग करेगी। ये प्रॉपर वे में आंसर लिखा हुआ है। डन। इसके बाद जो 8th वाला क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होता है। क्या बोला है यहाँ पे? व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न। सीवर मतलब डेंजरस। तो इनमें से कौन ज़्यादा डेंजरस बर्न, यानी ज़्यादा आपके हाथ को, आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को जला देगा, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? अब बॉइलिंग वाटर की बात करें तो वो बॉइलिंग वाटर मतलब, बॉइलिंग वाटर से हमारा मतलब होगा कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्टीम से भी हमारा मतलब क्या होगा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कौन ज़्यादा हाथ जलाएगा? जलेंगे तो दोनों से, ज़्यादा कौन जलाएगा? सीवर बर्न्स किससे ज़्यादा होंगे? तो स्टीम से ज़्यादा होंगे। क्यों भाई? स्टीम के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो बॉइलिंग वाटर के पास नहीं है। वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सोचो ना, वाटर जब बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब वो हीट एब्जॉर्ब कर करके किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में कन्वर्ट हो गया। कितनी एक्स्ट्रा हीट लेके? 1 किलोग्राम स्टीम के पास 22.4 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इतनी हीट ज़्यादा है। ये हीट बॉइलिंग वाटर के पास थोड़ी ना होगी। बॉइलिंग वाटर को आपने इतनी हीट दी थी तब जाके वो स्टीम में कन्वर्ट हुई थी। यानी स्टीम के पास इतनी हीट फालतू है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है अपने आप में। यानी अगर अब ये इतनी ज़्यादा हीट लेके स्टीम बैठी हुई है तो ये स्टीम अगर मेरी स्किन से टकराएगी तो मेरी स्किन को ज़्यादा जला देगी। जबकि बॉइलिंग वाटर के पास ये वाली हीट तो नहीं है। तो बॉइलिंग वाटर जब मेरी स्किन से टकराएगा तो वो भी हाथ जलाएगा, बट कम जलाएगा स्टीम के कंपैरिजन में, बिकॉज स्टीम के पास एक्स्ट्रा हीट है इन द फॉर्मेट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डन। देखो आंसर। Steam at 100 degree Celsius has more heat in the form of latent heat.
सो व्हेन स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद अवर स्किन, तो जब स्टीम हमारी स्किन के कांटेक्ट में आएगी, इट रिलीजेस मोर हीट देन द बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम के पास ज़्यादा हीट है, ऑब्वियसली बात है। जब वो हमारी स्किन से आकर टकराएगी, कि मान लो कि ये हमारी स्किन है, दिस इज़ अवर स्किन, और नीचे से स्टीम्स की वेपर आ रही है यहाँ पे ऐसे इस तरह से, तो जब ये स्टीम्स की वेपर जाके हमारी स्किन से टकराएंगी तो ये ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगी हमारी स्किन को एक बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है। ठीक है भाई, चलिए, तो इसलिए स्टीम ज़्यादा सीवर बर्न कॉज करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड करके एक बार फिर से रिपीट करके मेरी बातों को सुन लेना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवापरेशन। अब एवापरेशन वेपराइजेशन जैसा ही होता है, कुछ कुछ जैसे, मतलब वेपराइजेशन में भी कोई चीज़ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगी, यहाँ पर भी कोई चीज़ लिक्विड से वेपर में ही कन्वर्ट होगी। बस फ़र्क इतना है कि जो वेपराइजेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, इसलिए तो वेपराइजेशन को बॉइलिंग बोलते हो, जबकि एवापरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी पॉइंट पे होगा। यानी कि ये प्रोसेस हमेशा बेलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो एवापरेशन 100 से कम पे ही हो जाएगा वाटर का। हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस पे, 20 पे, 30 पे, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो एवापरेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। ध्यान रखना, हमेशा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड वाली कोई बात यहाँ पे नहीं आएगी। एवापरेट हो रही है बात, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि ये सभी टेम्परेचर पे होता रहता है, बट वो टेम्परेचर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए उस सब्सटेंस के। क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया तो उसका मतलब आपने उसको एक्स्ट्रा हीट अपने आप बर्नर लगा के सप्लाई की है, फिर वो एवापरेशन नहीं, वो वेपराइजेशन कहलाएगा। तो अभी फिलहाल ये आपको डेफिनेशन समझ में आई। आप ज़रा दो डायग्राम देखिए यहाँ पे ध्यान से। इस डायग्राम में जो सन की हीट की वजह से ओशन का पानी वेपर बन के ऊपर जा रहा है और बाद में क्लाउड्स में ये चला गया और वहाँ से बारिश के फॉर्मेट में वापस नीचे आ गया, तो इस तरह से यहाँ से एवापरेट हो रहा है। देखो आपको रेड कलर की लाइनें दिखाई हुई हैं, तो एवापरेशन होता रहता है पूरे दिन, वाटर का हर जगह से होता रहता है। देखो एक ग्राउंड वाले एरिया से भी आपको धुआं सा उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो सन की हीटिंग की वजह से वाटर जो यहाँ प्रेजेंट होगा वो वेपर बन के उड़ रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये एवापरेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है प्रोसेस, हम लोगों ने कुछ अलग से नहीं किया है। यहाँ पे सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसलिए एवापरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में या अलग से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाई एवापरेशन इज कॉल्ड एज देन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट रिलीज नहीं होगी, हीट बाहर नहीं निकलेगी, उल्टा हीट को खींच लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अपनी तरफ। तो evaporation is an endothermic process because during evaporation the liquid absorbs heat energy from the body in contact with it। तो वो liquid जिस भी बॉडी की कांटेक्ट में था या तो उससे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे अपने हाथ पे परफ्यूम स्प्रे करके देखना, परफ्यूम की तुमने थोड़ा सा स्प्रे किया तो तुम फील करोगे थोड़ी देर के बाद तुम्हारा ठंडा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? कि परफ्यूम जैसे ही आपने स्प्रे किया तो परफ्यूम लिक्विड स्टेट में था और एकदम से वो वेपर बन के उड़ना शुरू हो गया, यानी वो एवापरेट होना शुरू हो गया। और एवापरेशन के लिए उसने हीट कहाँ से ली? आपके हैंड से ली, क्योंकि वो आपके हैंड के कांटेक्ट में था, इसलिए आपके हैंड का टेम्परेचर डाउन हो गया और आपका हाथ ठंडा हो गया है। करके देखना, परफ्यूम में तुम्हें फील आएगी अपने आप। और कहाँ से ले सकता है अगर आप उस पर्टिकुलर बॉडी की कांटेक्ट में नहीं है तो? और फ्रॉम द सराउंडिंग्स, आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे लिक्विड हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, किस चीज़ से आए? जिस बॉडी के कांटेक्ट में होता है उस बॉडी से या अपने सराउंडिंग सब्सटेंस से, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जिसमें हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होती है, हीट उल्टा एब्जॉर्ब होती है, इसलिए कौन सा प्रोसेस है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस किस चीज़ के ऊपर एवापरेशन की रेट डिपेंड करती है, कि एवापरेशन कब फास्टर होगा और कब स्लो रेट पे होगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। लाइक पहला पैरामीटर हमारा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मैंने डायरेक्ट कनेक्शन लिखा है शॉर्ट में। देखो, रेट ऑफ एवापरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवापरेशन की रेट भी इंक्रीज होगी,
अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एवापोरेशन की रेट भी डिक्रीज होगी। इस चीज़ को ऐसे पढ़ते हैं, मतलब अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो एवापोरेशन फास्टर होगा, अगर गर्मी कम हुई यानी सर्दियों का मौसम हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, तो एवापोरेशन भी स्लो रेट से होगा। कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को? क्लॉथ्स सुखाने वाला एग्जाम्पल, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जबकि सर्दियों में कपड़ों को सुखाने में काफ़ी टाइम लगता है। क्यों? कपड़े सुखाने का मतलब क्या है कि वाटर जो उन कपड़ों के अंदर है उसको वेपर बन के एनवायरनमेंट में उड़ा देना है, यानी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए तो हमारे कपड़े सूख जाएंगे। तो एवापोरेशन की रेट फास्टर तब होती है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी में कपड़े हाई टेम्परेचर की वजह से हाई एवापोरेशन रेट होगी और वो सूख जाएंगे जल्दी। जबकि सर्दियों में या बारिश के टाइम पे टेम्परेचर डाउन होता है तो एवापोरेशन भी स्लो होता है, तो वाटर जो पानी कपड़ों में भरा हुआ है वो आसानी से वेपर बन के उड़ नहीं पाता, जिससे कपड़े देर से सूखते हैं, दे विल टेक मोर टाइम टू ड्राई अप। ठीक है, ऐसी सरफेस एरिया वाली बात। अब जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा, यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन है, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगी। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन भी फास्टर होगा। सिंपल सा एग्जांपल ये था कि आपके पास सपोज एक ऐसे कोई कप है ना, ऐसी बना देता हूँ मैं, एक छोटा सा एक कप, इस कप में आपके पास चाय थी या आपके पास इसमें कप में कॉफ़ी थी, ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत ज़्यादा हॉट थी, तो आपने क्या करा, आपने इसको किसी प्लेट में या किसी कटोरी के अंदर आपने इसको चेंज कर लिया। तो होगा क्या कि यहाँ पे इसका सरफेस एरिया, ऊपर की सरफेस छोटी सी है ना, और जैसे ही आप लोगों ने इसको किसी कटोरी में किसी प्लेट में रख लिया तो इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, सरफेस बड़ा हो गया तो वहाँ से वेपर ज़्यादा बाहर निकलेंगी, एवापोरेशन फास्टर होने लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना आपने, तो एवापोरेशन फास्टर होने लगेगा, तो आपकी वो चाय कॉफ़ी जो भी है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और आप आसानी से उसको ड्रिंक कर पाओगे। इसी तरह से तुम्हें सब्जी दी किसी छोटी सी कटोरी में, है ना, और वो या किसी कटोरी में सब्जी दी, वो बिल्कुल आपकी बहुत ज़्यादा गर्म थी, आपसे वो खाई नहीं जा रही, तो आपने क्या करा, आपने उसको एक थोड़े से बड़े कटोरे के अंदर चेंज कर लिया। तो जैसे बड़े कटोरे के अंदर रखते हो तो सरफेस एरिया बड़ा हो गया उस बड़े कटोरे का, तो उससे एवापोरेशन की रेट फास्ट हो जाती है और वो सब्जी जल्दी ठंडी हो जाती है, आप उसे आराम से खा पाते हो। ठीक है, ये कॉमन सा लॉजिक होता है। तो एवापोरेशन की रेट फास्टर होती है अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ यहाँ पर भी। ह्यूमिडिटी से कैसा कनेक्शन होता है? अब बात ये आती है, पहले ह्यूमिडिटी बता तो दो किसे बोलते हैं। देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि जो एयर है हमारी आसपास की, उस एयर में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास आसपास का जो एरिया है उसमें वाटर वेपर जो होती हैं, लाइक जैसे बात करें कि एनवायरनमेंट है, डेजर्ट वाले एरिया में तुम्हें पहुंचा दिया, अगर मैं डेजर्ट वाले एरिया में तुम्हें पहुंचा दिया तो वहाँ पे बिल्कुल सूखी हवा चलती है, ड्राई एयर होती है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है उस जगह पे। तो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से वहाँ पे चीज़ें सही से, मतलब वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। जबकि अगर बारिश वाला मौसम है मेरे पास, तो बारिश वाले मौसम वाले केस में क्या होता है कि बारिश के टाइम पे वाटर वेपर एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। या आप किसी कोस्टल सिटी में रहते हो, लाइक कैलकाटा है, मुंबई है, मतलब जो ओशन के आसपास सिटीज़ होती हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी का एवापोरेशन से इन्वर्स कनेक्शन है, तो इसे बोलते हैं 1/, करके लिखा हुआ है ना ऐसे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी जो है एनवायरनमेंट पे बढ़ेगी तो एवापोरेशन स्लो रेट से होगा। एग्जाम्पल, मान लें बारिश का टाइम है तो बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उससे एवापोरेशन स्लो रेट से होता है, इसलिए कपड़े देर से सूखते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ह्यूमिडिटी पर इस तरह से इफेक्ट पड़ता है एवापोरेशन की रेट का। डन। नेक्स्ट वन, अगले 2 फैक्टर, एक तो है विंड स्पीड। अगर हवा तेज़ चलेगी तो एवापोरेशन फास्टर होगा, तेज़ हवा में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं ना, उससे याद रखना। तो मतलब अगर विंड की स्पीड हाई होती है तो जो भी कपड़ों के अंदर से वाटर वेपर बन के निकला है बाहर, तो वो वेपर को वो एयर, वो हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है दूर तक, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर विंड की स्पीड हाई होती है तो एवापोरेशन रेट भी फास्टर होता है। ठीक है, लास्ट फैक्टर कौन सा होता है? नेचर ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि एवापोरेशन फास्ट होगा या स्लो होगा। जैसे 2 कॉमन से लिक्विड है हमारे पास, पेट्रोल या परफ्यूम। आप पेट्रोल या परफ्यूम किसी को भी अपने हैंड पे रख के देखना और कुछ देर के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा कूलिंग फील होगी। कूलिंग क्यों फील हुई? क्योंकि ये दोनों बहुत फास्टली एवापोरेट होने वाले सब्सटेंस है वाटर के कंपैरिजन में। वाटर इतनी आसानी से एवापोरेट नहीं होगा। अपने एक हैंड पे थोड़ा सा पानी रखना, एक हैंड पे परफ्यूम स्प्रे करना, तो तुम देखोगे कि परफ्यूम वाला हैंड बड़ी जल्दी ठंडा हो गया, यानी वहाँ पे वो परफ्यूम ने आपके हैंड से हीट एब्जॉर्ब करी और वो एकदम से वेपर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ऐसा होता है। इसके साथ साथ एक और केमिकल भी यही काम करता है,
जैसे एसीटोन, एसीटोन जिसको समझना आए वो इससे याद रख लेना, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, तो नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन वाला केमिकल ही होता है। तो वहाँ पर भी अगर वो आपकी जो स्ट्रिप्स आती है नेल पॉलिश रिमूवर वाली, अगर उन स्ट्रिप्स वाले बॉक्स को आप ओपन करके रख दो किसी जगह पे, आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद ही बिल्कुल सूख जाएंगी वो, यानी सारा एसीटोन उसमें से वेपर बन के उड़ गया। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का लिक्विड है। तो कुछ लिक्विड बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं, जबकि कुछ लिक्विड बहुत स्लो रेट से एवापोरेट होते हैं। तो उस बात पर डिपेंडेंसी भी हमें देखनी होती है। ठीक है भाई, चलिए अब एक आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है कि एवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। देखो एवापोरेशन से कूलिंग होने का सिंपल सा लॉजिक देखो, यहाँ पर भी एवापोरेशन तुम्हें नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे डेजर्ट, ये पूरा का पूरा मतलब हिली एरिया है, पहाड़ है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, कोई आग नहीं लगी हुई है, ये पानी वेपर बन के उड़ रहा है। लाइक विंटर्स के टाइम पे ऐसा वहाँ पे देखा जा सकता है, अक्सर आपको नज़र आ जाएगी बातें। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब एवापोरेशन होता है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, दे लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड आर कन्वर्टेड टू वेपर। तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ था, तो होगा क्या कि इस लिक्विड के सरफेस पे जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो वेपर बन के बाहर उड़ जाएंगे। अब जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले छोड़ के चले गए तो जो बचे उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, कम हो गई। तो लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। भाई जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले लोग छोड़ के चले गए तो जो बचे उनके पास तो एनर्जी कम रह गई ना। जब एनर्जी कम रह गई तो उनका टेम्परेचर भी डाउन हो गया, और टेम्परेचर डाउन हो गया तो क्या बोला कि भैया वो चीज़ ठंडी हो गई है। ठीक है, फाइनली वो चीज़ क्या हो गई, कूल हो गई। तो बहुत सिंपल लॉजिक यही है कि किसी लिक्विड को जब आपने रखा था, मतलब रखा हुआ था, तो उस लिक्विड में जो हायर एनर्जी वाले पार्टिकल्स थे उस सरफेस को छोड़ के जाने लगे, धीरे धीरे जाने लगे। एक गया, दो गए, 10 गए, 1000 गए। तो जैसे जैसे हाई एनर्जी वाले छोड़ के जा रहे हैं वैसे वैसे सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। क्योंकि ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम की घटेगी ना तो टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाएगा पार्टिकल्स का। तो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है, वहाँ पे ठंडक होनी शुरू हो जाएगी। डन। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, वहाँ पे दे रखा है, मैंने आपको ये समझा दिया अच्छे से कि कैसे या किस वजह से एवापोरेशन की वजह से कूलिंग परफॉर्म होती है। नेक्स्ट में अब आपका ये होमवर्क है, आप ये एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो लगभग 4 डिफरेंस आप अप्रॉक्सीमेट लिखोगे अपने हिसाब से। क्योंकि देखो यहाँ पे एवापोरेशन हो रही है, कोई हीट नहीं करा हमने, नीचे से कुछ नहीं करा है, ये चाय रखी रखी अपने आप ठंडी हो जाएगी एवापोरेशन की वजह से। जबकि केटल के अंदर वाटर को रख के आप बर्नर जला रखे हो आपने, तो ये बॉइलिंग में होता है। तो इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए, आप लगभग 4 डिफरेंस होमवर्क से पार्टीशन करके एक साइड एवापोरेशन एक साइड बॉइलिंग इसको करोगे। एंड मेक श्योर डिफरेंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंस का जो भी क्वेश्चन किसी चैप्टर में आए तो वो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेशली यहाँ पर तो इतने कोई क्वेश्चन भी नहीं आए इस चैप्टर में डिफरेंस के ज़्यादा, तो ये भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है कि एवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, यू मस्ट नो दैट। तो ये कर लेना इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो हमारे अभी तक 8 पार्ट्स कंप्लीट हो गए इस चैप्टर नंबर 1 के। जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट हमारा। उस क्लास के अंदर हम लोग जो एवापोरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लाइक मटके में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा हो जाता है, एक डेजर्ट कूलर ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा अच्छी कूलिंग क्यों करता है, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ तक की बातें अच्छे से पढ़ के इसको कवर कर